परिमेय संख्या और दूसरा होता था अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी शामिल हो और अपरिमेय संख्या भी शामिल हो। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या हम किसे कहेंगे, जिसके अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आए। तो वही कथन में हमसे पूछा था कि क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, तो हाँ, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तो दूसरे स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है, दूसरा स्टेटमेंट है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कथन कैसा है। तो ये कथन हमारा कैसा होगा, ये कथन होगा असत्य। क्यों होगा, उसका रीज़न हम देते हैं। असत्य क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या संख्याएं होती हैं। अतः प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। देख लेते हैं कैसे। ठीक है, तो देखिए क्या हमसे बोला था कथन में कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, यानी कि प्रत्येक शब्द लगा दिया है, इसलिए ये कथन हमारा कैसा है, गलत है। जैसे देखिए ये हमारा है संख्या रेखा। ठीक है, और संख्या रेखा पे ये हमारा यहाँ 0 होता है, 1 2 3। ठीक है, और इधर वाला हमारा होता है -1 -2 -3। तो इस अगर सिर्फ ये प्लस वाला रहता है, यानी कि धनात्मक संख्याएं होती, तो ये हमारा प्रत्येक बिंदु पर रूट m के रूप का होता है, क्योंकि रूट में हमारा 1 भी होता है, रूट में 2 भी होता है, रूट में 3 भी होता है। लेकिन अगर इधर ये ऋणात्मक आ गया है तो रूट में -1 को हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि प्रत्येक धनात्मक बिंदु को तो ले सकते हैं, लेकिन प्रत्येक ऋणात्मक बिंदु को हम नहीं ले सकते हैं। यानी कि प्रत्येक संख्याएं रूट m के रूप की होंगी अगर वो धनात्मक होंगी तो, लेकिन इसमें ऋणात्मक भी आ गया, इसलिए ये कथन असत्य हो गया है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है। तीसरे में हमसे कहा गया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए इसको अभी हम लोग ऊपर पढ़े, जस्ट उसका अपोजिट है, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका भी कथन कैसा होगा, असत्य होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय बता रहा है, लेकिन उल्टा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकता है लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कथन कैसा है, असत्य। क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं आती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं आती हैं। देखिए अगर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय हो, ये कथन सही नहीं है। तो वही था, तो ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये पहले का 3 स्टेटमेंट था, अब दूसरे में क्या कहा गया है। दूसरे में हमसे पूछा जा रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए
जो एक परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो इस कथन को हम देखते हैं कि कैसा सही है कि नहीं है। क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो देखते हैं इसका हम। तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा हमारा? नहीं। क्या कहा था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो लिखेंगे हम सीधे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते। ठीक है, तो उदाहरण भी हमको दिखाना था, तो उदाहरण हम लेते हैं। देखिए, अगर √1 लिए हैं तो √1 को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। √2 लिए हैं तो ये कैसा है, ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन जो ये 1 हमारा है ये कैसा हो गया, परिमेय हो गया। यहीं पे आएंगे हम √3 लेंगे तो √3 कैसा होगा, अपरिमेय संख्या है। √4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √4 को हम बाहर निकालेंगे, √4 कितने का स्क्वायर है, 2 का। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 बाहर निकल गया, यानी कि ये हो गया परिमेय संख्या। नेक्स्ट हमारा √5 कैसा हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। देखिए, कुछ के अपरिमेय हो रहे हैं तो कुछ के परिमेय भी तो हो रहे हैं, तो इसलिए हम सभी धनात्मक पूर्णांकों को नहीं कहेंगे कि वो अपरिमेय होते हैं उनके वर्गमूल। ठीक है, कुछ के अपरिमेय, कुछ के परिमेय भी होते हैं। तो ये कथन हमारा समझ में आया आप लोग को, कि यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ के परिमेय भी होते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, √9 ले लेंगे, उसको हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो इसको हम कहते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। यानी √5 को संख्या रेखा पे हमें निरूपित करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम। ठीक है, तो देखिए क्या करना हमको, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पहले हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। संख्या रेखा पे दिखाना है तो सब उसके लिए सबसे पहले एक हम लाइन खींच लेंगे। तो एक हम लाइन खींच लेते हैं। हमने लाइन खींच लिया। अब इस पर हम क्या करते हैं, एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे हम पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ले लिए, पहले यहाँ बीच में हम 0 कर लेते हैं, इससे 1 पॉइंट का हम डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा, फिर ये हो जाएगा हमारा तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, उसी तरह इधर हम ले लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 1 2 3 4 और ये 5। उसी तरह इधर हमारा हो जाएगा -1 -2 -3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 0 से हम 2 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं, उस पर हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। 90 डिग्री का एंगल का मतलब कि एकदम सीधा लाइन, और कितने डिस्टेंस पे, 1 यूनिट पे। तो यहाँ से और यहाँ तक हमारा हुआ 1 यूनिट। इससे हम एकदम सीधी लाइन इस पर खींच देते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमको, तो 90 डिग्री हो गया हमारा। कितना डिजिट हमने लिया, 0 से लेकर के 2 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 0 से 1 और फिर 1 से 2 तक। और क्या करते हैं, इस रेखा को हम नाम दे देते हैं ए, जहाँ पे 0 है उसको हम नाम ए दे देते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को सी। ए से हम सी को मिलाते हैं। ठीक है,
ए से हमने सी को मिलाया और इसके बाद से इसको, ये हमारा कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का है, 1 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, 2 का है, 2 यूनिट का, यानी 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ओ सी कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े थे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये हमारा लंब का काम कर रहा है, ये आधार का, और ये क्या है, कर्ण, यानी कि 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली जो साइड है वो हमारा होता है कर्ण। तो क्या हम पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े थे, यहाँ लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से चेक कर लेते हैं तो कितना आता है यहाँ पे, यानी कि कर्ण बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। कर्ण हमारा क्या है, ओसी, ओसी का वर्ग बराबर लंब, लंब कितना है 1, 1 का स्क्वायर, आधार, आधार कितना है 2, तो यहाँ हम कर लेते हैं 2 का स्क्वायर। तो ओसी बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। तो ओसी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5। स्क्वायर हटाएंगे तो ओसी बराबर ये चला आएगा करने में 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, √5। अब क्या करते हैं, इसको हम गोला प्रकार लेते हैं, इससे हम मिलाते हैं। ओ से सी तक का हम आर्क लेंगे, चाप लगाएंगे और इससे हम लाइन खींच देंगे ओ ए सी से, ठीक है। यानी कि इसको हम ये चाप लगाएंगे, जहाँ पे कट करेगा वही हमारा संख्या रेखा पर रिप्रेजेंटेशन होगा √5 का। तो ये पॉइंट हमारा रहा, इसको हम पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो देखिए, यानी कि ये वाला हमारा डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल, यानी कि जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही क्या है, इसका भी डिस्टेंस है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि जो हमारा AC है वो बराबर है AB के, और दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, √5। यही हमारा क्या है, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है। यानी कि AC हमारा बराबर है AB के, संख्या रेखा पे हमने दिखा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा यूज़ करके हमने इसे भी दिखा दिया कि √5 AC की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का प्रश्नावली 1.3 भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग 1.4 एक्सरसाइज को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।